राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भाई बहन की यह जोड़ी फेक न्यूज फैलाने को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में। राहुल गांधी चीन के नाम पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, फर्जी खबरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, तो प्रियंका गांधी वाड्रा और उनकी पार्टी पहले फेक न्यूज फैलाती है और उसके बाद जब सच सामने आता है तो उसे नकारने लगती है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले की। आपको याद होगा दिल्ली के आईटीओ पर नवरीत सिंह नाम के एक प्रदर्शनकारी की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई थी। तस्वीरें भी आपको याद होंगी। कांग्रेस ने उस वक्त दावा किया था कि पुलिस की गोली से इस शख्स की मौत हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा नवरीत सिंह के घर गई, उसे शहीद का दर्जा दे दिया, लेकिन अब डॉक्टरों की एक रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट को आप प्रियंका और कांग्रेस के फेक एजेंडे की पोल खोलने वाली रिपोर्ट भी कह सकते हैं। लेकिन पहले बात राहुल गांधी की करनी जरूरी है। वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने चीन पर एक अंग्रेजी अखबार की खबर को ट्वीट किया। आपने भी देखा होगा उनके ट्विटर पर। खबर यह थी कि चीन के सैनिकों ने लद्दाख में घुसपैठ कर दी, जबकि भारतीय सेना कह रही है कि चीन की सेना एलएसी के इस पार आई ही नहीं। लेकिन सेना का पक्ष जाने बगैर राहुल गांधी सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाने में जुट गए। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी चीनी चंदे का कर्ज आखिर कब तक चुकाएंगे? भाई बहन की फेक न्यूज फैक्ट्री, इन्हें कौन नहीं जानता। भारतीय राजनीति में भाई बहन की ये सबसे चर्चित जोड़ी है। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से उम्र में 19 महीने बड़े हैं और फेक न्यूज फैलाने में भी राहुल प्रियंका से बड़े साबित होते हैं। ताजा मामला लद्दाख के डेमचौक में चीन के विरोध से जुड़ा है। एक अंग्रेजी अखबार ने दावा किया कि चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की। इस खबर को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने विदेश व रक्षा नीति को देशीय राजनीतिक हथकंडा बनाकर हमारे देश को कमजोर कर दिया है। भारत इतना असुरक्षित कभी नहीं रहा। जी न्यूज ने 13 जुलाई को डेमचौक में एलएसी के पास चीन के विरोध के प्रदर्शन की खबर दिखाई थी। हमने बताया था कि किस तरह 6 जुलाई को डेमचौक में दलाई लामा के जन्मदिन का जश्न देखकर चीन के सैनिक बौखला गए थे और उन्होंने चीन के झंडे और बैनर के साथ एलएसी पर विरोध जताया। हालांकि इस दौरान चीन की सेना ने एलएसी पार नहीं किया था। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी चीन की घुसपैठ को लेकर फेक न्यूज फैला रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, भारतीय सेना ने बयान जारी कर उनका एजेंडा फेल कर दिया। इंडियन आर्मी ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि इस साल फरवरी के पैक्ट के बाद कोई भी गतिविधि नहीं हुई है चीन की तरफ से, ना ही भारत के इलाके में चीनी सेना ने कोई घुसपैठ करने की कोशिश की है। ये क्लैरिफिकेशन जो इंडियन आर्मी की तरफ से आया उसमें ये भी जिक्र है कि गलवान में फिर से कोई वाकया नहीं हुआ है। हमें पता है कि पिछले साल गलवान में जो इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से भारत और चीन के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे। इसके अलावा भारतीय सेना ने स्टेटमेंट में कहा है कि चाइनीज़ आर्मी की जो गतिविधियां हैं उस पे भारत ने नज़र बनाई हुई है। भारतीय सेना के बयान से ऐसी कई अफवाहों पर विराम लग गया जिसे राहुल देश भर में फैलाना चाहते थे। जैसे अफवाह ये थी कि पूर्वी लद्दाख में कई जगह चीन के सैनिकों ने एलएसी पार की, जबकि सच्चाई ये थी कि चीन के सैनिकों ने एलएसी पर सिर्फ विरोध जताया लेकिन घुसपैठ नहीं की। अफवाह ये थी कि चीन के सैनिकों ने गलवान में अतिक्रमण किया है, लेकिन सच ये है कि फरवरी में समझौते के बाद चीन की ओर से अतिक्रमण की कोई घटना नहीं हुई है। तो क्या राहुल गांधी का एजेंडा फेक न्यूज फैलाकर भारत को बदनाम करना और भारतीय सेना का मनोबल गिराना था? वो हमेशा सरकार को आगाह करते हैं, अपनी सलाह देते हैं, अपनी राय देते हैं और एक जो विपक्ष की एक भूमिका है उसको निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कभी उनकी सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। राहुल गांधी की फेक पॉलिटिक्स पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी की आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने कहा कि फेक न्यूज का उपयोग करना एक नया निम्न स्तर है। ये स्तर राहुल गांधी के निचले मानकों से भी नीचे का है, जबकि सेना ने राजनीतिक उपकरण का खंडन किया है। देश ने कई विपक्षी नेता देखे, ऐसा दिशाहीन नहीं देखा।
कोई ऐसा नहीं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करता हो। राहुल गांधी की राजनीति अगर दिशाहीन नहीं होती तो शायद वो इस तरह का बयान नहीं देते। आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो, आप गलत फहमी में हो। आपका काम हिंदुस्तान की रक्षा करने का है, आप नहीं कर रहे हो। गलवान में हुई झड़प के दौरान भी राहुल गांधी को भारतीय सेना से ज्यादा भरोसा चीन पर था और 2017 में डोकलाम संघर्ष के दौरान जब भारत के सैनिक चीन की सेना का सामना कर रहे थे, तब राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ डिनर कर रहे थे। और अब ऐसे नेता भारतीय सेना को बदनाम करने के लिए फेक न्यूज का सहारा ले रहे हैं। सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कभी चीन तो कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी लद्दाख तो कभी पुलवामा के नाम पर। आखिर राहुल गांधी की फेक पॉलिटिक्स कब तक चलेगी? वैसे राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस मामले में कम नहीं है। आज हम प्रियंका गांधी वाड्रा से भी सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने उपद्रवी को शहीद क्यों बताया? जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया, दिल्ली में 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी, दिल्ली के आईटीओ के पास एक ट्रैक्टर पलटा था और नवरीत सिंह नाम के प्रदर्शनकारी युवक की मौत हो गई थी। कांग्रेस ने कहा कि नवरीत की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है। डॉक्टरों के पैनल ने जो रिपोर्ट दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंपी है, उसके मुताबिक प्रियंका और उनकी पार्टी का दावा पूरी तरह से गलत है। प्रियंका गांधी वाड्रा मांगेंगी माफी। ये दो तस्वीरें याद है आपको? 26 जनवरी को दिल्ली के आईटीओ के पास 24 साल की प्रदर्शनकारी नवरीत सिंह की मौत हुई थी और प्रियंका गांधी वाड्रा नवरीत सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके घर रामपुर पहुंच गई थी। उस वक्त कांग्रेस किसान के नाम पर हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर अफवाह फैला रही थी कि नवरीत सिंह की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई। इस बात को सच मानकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी नवरीत को शहीद बताया था। मैं सरदार हरदीप सिंह जी को कहना चाहती हूँ कि आपके पोते की शहादत हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। यही कहने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट ने नवरीत की मौत पर कांग्रेस के झूठ को दुनिया के सामने ला दिया। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के पैनल ने नवरीत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की स्टडी कर दिल्ली क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नवरीत सिंह की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से हुई। नवरीत सिंह 26 जनवरी को आईटीओ पर बहुत तेज गति में ट्रैक्टर चला रहा था। ट्रैक्टर पलटने के दौरान उसकी मौत हुई थी। हालांकि कांग्रेस को डॉक्टरों की रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। किसान वहाँ एजिटेशन के वक्त मौजूद थे और जो आंखों देखा और उन्होंने जो बताया उसमें यह कहा था कि पुलिस की गोली से उनकी हत्या हुई। तो अब ये तो पुलिस की फाइंडिंग है, पुलिस अपने ढंग से उसको जस्टिफाई करने के लिए भी कर सकती है। जुडिशियल इंक्वायरी तो हुई नहीं है। अगर जुडिशियल इंक्वायरी होती और उसकी रिपोर्ट आती तो ज़्यादा बेहतर होता। यानी प्रदर्शनकारी की मौत पर भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए थी। वो अब भी देश को भ्रम में रखना चाहती है। अब ऐसे में राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा, इनसे और क्या उम्मीद रखें? दिल्ली से रवि त्रिपाठी और नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को दहलाने की अलकायदा की साजिश में अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों की पूछताछ के बाद लखनऊ से आतंकियों के 3 और मददगार भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और यूपी एटीएस ने खुलासा किया है कि इन आतंकियों का प्लान बकरीद से पहले लखनऊ में बड़े धमाके का था और सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में धमाके के लिए कश्मीर से 2 आतंकी लखनऊ आने वाले थे। लखनऊ में धमाके के लिए आतंकी ई रिक्शा बम का इस्तेमाल करने वाले थे, यानी कि ई रिक्शा में बम प्लांट करने की तैयारी थी और अल कायदा का गिरफ्तार आतंकी मसीरुद्दीन लखनऊ में ई रिक्शा चलाने का ही काम करता था। अल कायदा का प्लान ई रिक्शा।
लखनऊ में कुछ इस तरह के धमाके की साजिश अलकायदा के आतंकियों ने तैयार की थी, लेकिन यूपी एटीएस की सतर्कता से लखनऊ में ऐसी अनहोनी होने से बच गई। बीते रविवार को लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा के 2 आतंकवादियों ने लखनऊ में बड़ी तबाही मचाने की प्लानिंग की थी। आतंकियों का मकसद था कि लखनऊ के भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम ब्लास्ट कर बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए। इसके लिए आतंकवादी ई रिक्शा को हथियार बनाने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक बम ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए ई रिक्शा का इस्तेमाल किया जाने वाला था। विस्फोटक से भरे ई रिक्शा के जरिए लखनऊ के किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर धमाके की साजिश थी। ये कहा जा सकता है कि ई रिक्शा चूंकि तमाम भीड़ भाड़ इलाके में रहता है, कोई भी पुलिसकर्मी उसको चेक नहीं करता है और शायद इसी वजह से आतंकियों के लिए ये सबसे उपयुक्त चीज थी जो बम विस्फोट कर सकती थी। लखनऊ में किस तरह ई रिक्शा बम प्लांट करने वाले थे आतंकी, इसका खुलासा तो एटीएस ने नहीं किया है, लेकिन अब तक की पूछताछ में ये जरूर पता चला है कि उन्होंने लखनऊ के ऐसे इलाकों की रेकी जरूर की थी जहां भीड़ ज्यादा होती है। बकरीद से पहले ब्लास्ट की तैयारी थी। सूत्रों के मुताबिक अलकायदा के आतंकी बकरीद से पहले लखनऊ में धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। ई रिक्शा वाली प्लानिंग को अंजाम देने के लिए कश्मीर से अलकायदा के 2 कमांडर लखनऊ आने वाले थे। कश्मीर से तौहीद और मूसा नाम के 2 आतंकी आने वाले थे। यही आतंकी लखनऊ में धमाके के लिए जगह और तारीख तय करते। राजधानी लखनऊ के तमाम जगहों पर रैकी की गई थी जहां पर भीड़ भाड़ होते हैं। इसके साथ साथ मंदिरों के आसपास भी रैकी की गई थी। आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए ई रिक्शा का प्रयोग किया जाना था। इसके लिए मिनाज ने मुशीर को जिम्मेदारी भी सौंपी थी। कुकर बम को ई रिक्शा में सेट करना था और उसका कनेक्शन ई रिक्शा के बैटरी से जोड़कर चिन्हित स्थानों के पार्किंग एरिया में धमाका करने की तैयारी थी ताकि अधिक से अधिक लोगों की मौत और नुकसान हो सके। ई रिक्शा ब्लास्ट की साजिश आतंकियों के लिए सबसे मुफीद भी थी, क्योंकि गिरफ्तार आतंकी मसीरुद्दीन लखनऊ में ई रिक्शा चलाने का काम करता था और आतंकी मिन्हाज ई रिक्शा की बैटरी बेचता था। ऐसे में दोनों को ई रिक्शा के कलपुर्जों और बैटरी के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। रविवार को यूपी एटीएस को आतंकियों के पास से जो कुकर बम मिला था, आतंकी उसी कुकर बम को ही ई रिक्शा की बैटरी से कनेक्ट कर धमाके को अंजाम देने वाले थे। ये बैटरी का पोर्शन है और इसको आप खोलने पर ये बैटरी जो है यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। यहीं इसके ठीक बगल में चूंकि स्पेस है और इसी स्पेस पर प्रेशर कुकर बम को रखने की तैयारी थी, जिसका स्विच जो है सीधे तौर पर जो वायर है उससे जोड़ा जाता। इसके बाद जो दूसरा सीट कवर है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये एक दूसरा सीट कवर है। इसको भी अगर हम आप ओपन करेंगे तो आप तस्वीरों में देख लेंगे कि यहाँ पर भी बैटरी जो है वो यहाँ पर रखी गई है और ये इधर की एक बैटरी, इनको मिलाकर 3 बैटरियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं और इन्हीं में ही वायर को जोड़ा जाता। यूपी एटीएस ने आतंकियों को गिरफ्तार कर लखनऊ समेत यूपी में सीरियल ब्लास्ट की बड़ी साजिश को तो नाकाम कर दिया है, लेकिन अभी भी उनके पूरे नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाई है, जिसमें काफ़ी विशेषज्ञ भी शामिल हैं। इन चीज़ों का अध्ययन कर रहा है और जो भी चीज़ें इनके पास से मिली थी उसमें प्रत्येक कड़ी को जोड़ा जा रहा है ताकि इनके गैंग के सभी सदस्यों को गिरफ्तार किया जा सके और पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जा सके। यूपी में आतंकियों के कितने मददगार? मशीरुद्दीन और मिन्हाज से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और उसी पूछताछ के आधार पर एटीएस ने लखनऊ के अलग अलग इलाकों से आतंकियों के 3 साथियों को पकड़ा है। मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद मुईन और शकील नाम के 3 लोगों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एटीएस की पूछताछ में इन्होंने मशरुद्दीन और मिन्हाज का साथ देने की बात कबूल की है। हालांकि अभी यूपी एटीएस ने गिरफ्तारी नहीं दिखाई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि तमाम जो सबूत हैं उसके आधार पर शकील से जो है पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ शकील से ये भी पूछा जा रहा है कि क्या उसको मालूम था कि मुशीर और जो मिनाज है वो हथियार जो है वो आतंकी घटना के लिए कर रहा था या जो है किसी और वारदात के लिए हथियार मांगे थे। आतंकवादी साजिश पर नई नई गिरफ्तारियों से उत्तर प्रदेश में अलकायदा के बड़े नेटवर्क का पता चलता है।
बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हों, कई और नए खुलासे हों। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने, उत्तर प्रदेश में अल-कायदा के पर कतरने की शुरुआत हो गई। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी भी मिली है। पुलवामा में लश्कर का टॉप कमांडर समेत 3 आतंकी मारे गए। लेकिन कल रात जम्मू के अरनिया सेक्टर में आसमानी आतंक दिखा। जम्मू में कल फिर से एक बार ड्रोन देखा गया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से अब तक पाकिस्तान से लगी सीमा पर 300 से ज्यादा ड्रोन और यूएफओ देखे गए। जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद सीमा पार से ड्रोन वाली घुसपैठ की कोशिश लगातार बढ़ी। 13 जुलाई की रात जम्मू के अरनिया सेक्टर में भी एक रेड लाइट ऑब्जेक्ट आसमान में दिखा। पहले से अलर्ट बीएसएफ ने जैसे ही फायरिंग की, वो ऑब्जेक्ट पाकिस्तान की ओर लौट गया। कहा जा रहा है कि ये ड्रोन था। अब हम आपको एलओसी के पार वो जगह दिखाएंगे जहां से भारत के खिलाफ ड्रोन वाली साजिश रची जा रही है। जम्मू एयरफोर्स पर यूएवी अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में यहाँ पे जितनी भी सेना की लोकेशनें हैं या बीएसएफ के लोकेशंस हैं, उन सभी पे जो सिक्योरिटी है टाइट कर दी है। हाई अलर्ट वहां पे घोषित कर दिया गया है और उसके बाद से जो घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं उनको देखते हुए सेना की तरफ से पूरा अलर्ट जो है इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका सुंदरबनी से लेके हम कुपवाड़ा तक की बात करें तो वहां तक पूरे का पूरा उस इलाके में अलर्ट है। और इस समय जिस जगह पे हम खड़े हैं, जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल में पुंछ सेक्टर की वो लोकेशन है और इसके सामने का जो फीचर जो है वो दिखाई दे रहा है, वहां पे पाकिस्तान का पीओके में पाकिस्तान का चिरकुट हेडक्वार्टर है, जो हमारे इस तरफ का जो है प्रीतम फीचर उसको कहा जाता है और पाकिस्तान का वो चिरकुट हेडक्वार्टर है। और वहां पे पाकिस्तान की सेना जो है लगातार वहां पे जैश मोहम्मद, लश्कर तौबा और उसके साथ पाकिस्तानी सेना के जो कैंप हैं वहां पे जो है वो कैंप है, वहां पे ट्रेनिंग कैंप है, वहां पे हर कोई साजिश जो है वहां पे तैयार की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि लश्कर और जैश ने जो जम्मू में अटैक हुए या उसके बाद में जो एक हफ्ते के अंदर अंदर 10 यूएवी देखे गए, वहां पे 10 बार यूएवी देखे गए, वो सारे जो है वहीं से प्लान किए गए थे। ड्रोन वाली घुसपैठ पर हमने देश के रक्षा विशेषज्ञ से भी बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर दुश्मनों के ड्रोन से निपटने के लिए भारत की क्या तैयारी है और क्या करना चाहिए। डीआरडीओ ने एक सिस्टम बनाया है जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइसेस को डिप्लॉय किया जाएगा उन जगहों पर जो सेंसिटिव हैं, जिनको हम बचाना चाहते हैं। दुश्मन के ड्रोन के को सॉफ्ट किल कर सकते हैं या हार्ड किल कर सकते हैं। हार्ड किल के लिए लेजर फायर करना पड़ेगा और सॉफ्ट किल के लिए उसकी जो कम्युनिकेशन है उसको जैम किया जाएगा। दुश्मनों की हर साजिश, चाहे वो आसमानी हो या जमीनी, नाकाम साबित हो रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर अबू हुरैरा समेत 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों में एक पाकिस्तानी भी है जिसका नाम एजाज है। दरअसल ये मुठभेड़ जो है मध्य रात्रि करीबन 1:15 बजे शुरू हुई और सुबह 7 बजे तक चलती रही। और इस मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने हमें बताया है कि वहाँ से उन्होंने हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है और पुलिस इसे अपने लिए एक बड़ी सफलता मानती है। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पूरे पुलवामा टाउन में जो है कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है ताकि कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो। और इसके अलावा मोबाइल इंटरनेट सेवा जो है वो भी जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ स्थगित कर दी गई है। घाटी में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में ये एक अहम कामयाबी है। 3 टेररिस्ट मारे गए, एक पाकिस्तानी एजाज जिसको अबू हुरैरा बोलते हैं, एलटी का बहुत पुराना कमांडर यहाँ पर श्रीनगर पुलवामा में एक्टिव था, वो मारा गया और 2 लोकल टेररिस्ट मारा गया है। जितना भी रिसेंटली 4-5 इनकाउंटर हुआ उसमें हर एक में एक एफटी मारा गया है। एलओसी से लेकर बॉर्डर तक सेना और सुरक्षा बलों का संदेश यही है कि चाहे जमीन हो या आसमान, घुसपैठ की हर साजिश नाकाम होगी। पुंछ से राजू केरनी और श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। तो असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है, कहा तो ये जा रहा है कि भाई बीफ पर
जो हिमंता मॉडल है, जो असम मॉडल है, वो देश में कब लागू होगा? सबसे सेकुलर मॉडल इसको बताया जा रहा है कि इससे सर्वधर्म समभाव की भावना बढ़ेगी, सभी धर्मों का सम्मान इसमें बढ़ेगा। हालांकि इसको लेकर विवाद भी है, इसको एंटी सेकुलर, एंटी मुस्लिम तमाम चीजें कही जा रही है, पॉलिटिक्स अपनी जगह। लेकिन इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। स्वागत है हिमंता जी आपका जी न्यूज पर। स्वागत है आपका। कैसे हैं सर आप? मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि शुरुआत में ही जो आपने बोला कि ये बिल से भाईचारा बढ़ेगा, मेरा लगता है यही मैसेज हम सबको देना चाहता हूँ। अच्छा, मैं वैसे असल सवालों में आऊँ ना हिमंता जी, बस आपसे एक पर्सनल ओपिनियन अपनी शेयर करता हूँ। मतलब आज से पहले उत्तर पूर्व में कौन से राज्य का कौन मुख्यमंत्री, बहुत चर्चा नहीं होती थी। अब आए दिन सबसे ज्यादा चर्चा जो है असम की और हिमंता जी आपकी हैं। ऐसा क्या काम कर रहे हैं आप? T20 अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर? नहीं, एक्चुअली जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो था, असम में दोबारा बीजेपी सरकार आना एक बहुत बड़ा बात होता है। आपको जानते हैं, आपका असम का जनविन्यास, पॉपुलेशन, जो इसका जो पॉपुलेशन पैटर्न क्या है आपको मालूम है। जब दोबारा बीजेपी सरकार आते हैं, मतलब लोगों का ये विश्वास है कि बीजेपी टेस्ट मैच नहीं खेलेगा, बीजेपी T20 ही खेलेगा और बीजेपी असम को भारत का सबसे शक्तिवान 5 स्टेट में असम को लेके जाएगा। वही उम्मीद रखते हुए हमको वोट दिया है। सो हम कैसे टेस्ट मैच खेल पाएगा? हमको तो T20 ही खेलना पड़ेगा। नहीं, आमतौर पर होता है ना कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तब मुद्दों की याद आती है नेताओं को। आपके साथ तो उल्टा हो रहा है। आप चुनाव जीतते ही सारे मुद्दे आप लग रहा है लिस्ट बनाकर बैठे थे शायद। नहीं, हम लोग का जो इस समय का इलेक्शन मैनिफेस्टो था, ये काफी डिटेल में था। सो मैं एक एक पॉइंट उठा के मैं इंप्लीमेंट करते जा रहा हूँ। मैं सारे पॉइंट्स पर आपसे बात करूं, बस आपको ये तो पता होगा कि इस वक्त जो है दिल्ली में चर्चा जो है यही रहती है कि आपको उत्तर पूर्व और असम का योगी कहा जा रहा है। मतलब हिंदुत्व पोस्टर बॉय सीएम। नहीं, ऐसा मेरा हिसाब से जोगी जी एक बहुत बड़ा पद में है। मैं कोई कंपैरिजन का मेरा साथ किसी का कंपेयर नहीं होना चाहिए। सिंपली मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और जो बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जो नड्डा जी यहाँ में रिलीज करके गया था, वही मैनिफेस्टो को मैं एक्शन में इंप्लीमेंट करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मुझको एक बीजेपी का सिपाही बोले, एक कार्यकर्ता बोले, उसी में मैं खुश हूँ। कांग्रेस में कैसे सस्टेन कर रहे थे अब तक आप? मैं आपका एक स्टेटमेंट सुन रहा था, हिंदुत्व 5000 साल पुराना और हार्डकोर हिंदुत्व। आप कैसे सस्टेन कर रहे थे कांग्रेस के अंदर? नहीं, मेरा बात फैक्ट्स का ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आज भारत में आप मुसलमान को देख रहा है, भारत में आप ईसाई को देख रहा है। हमारा जो क्रिश्चियन और मुसलमान भाई है, उनका भी पूर्वज कभी ना कभी हिंदू हुआ करता था। सब लोग तो बाहर से माइग्रेट नहीं किया है। अगर हम भारत का इंडिजिनस सिटीजन है या भारत हमारा माँ है, तो हमारा ये भी मालूम है, हमारा आज धर्म जो भी हो, कभी ना कभी हमारा पूर्वज हिंदू था। ये हिंदू एक कोई विशेष समुदाय को नहीं बोलता है। भारत का सभ्यता संस्कृति को ही हम इंडियन सिविलाइजेशन या हिंदू सिविलाइजेशन का नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए जब आप बोलते हैं कि मेरा सिविलाइजेशन हिंदू है, तो इसमें सबको गर्व होना चाहिए। मुसलमान, ईसाई, हिंदू, सबको गर्व होना चाहिए कि मैं एक प्राचीनतम सिविलाइजेशन का साथ जुड़ा हुआ हूं और जो सभ्यता आज भी जीवित है। एकमात्र सभ्यता भारत विश्व में है जो सभ्यता आज भी जीवित है। तो यह सबके लिए गर्व का बात है। मतलब जो मोहन भागवत ने कहा था कि सबका डीएनए एक, आप उससे इत्तेफाक रखते? नहीं, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताना चाहता हूं, जो सुन के आपको भी एक असम का ऊपर एक कंसेप्ट आपका भी होगा, अभी भी है, वो कंसेप्ट और ज्यादा होगा। 1950 में
मेरा जो असम का पहला चीफ मिनिस्टर था भारत रत्न गोपीनाथ बरदोलोई, उन्होंने फास्ट कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट विधानसभा में लाया था और 1954 में गुजरात में कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट आया था। मतलब असम वाज वन ऑफ द मोस्ट पायोनियर स्टेट, मतलब असम पहला जैसा स्टेट था जो गो संरक्षण का ऊपर गुजरात का पहले ही सोच विचार किया था। तो मेरा जो 1950 का जो एक्ट है वो इतना साल वो था, लेकिन अभी क्या हुआ, बंगाल से गाय आते हैं, गौ माता आते हैं और इसको बांग्लादेश में स्मगल किया जाता है। हजारों करोड़ रुपया का धंधा चलता है असम में, लेकिन मेरा पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था ट्रांसपोर्टेशन को बैन करने का। सो ये एक्ट का थ्रू से मैं पहला स्ट्राइक कर रहा हूं कैटल स्मगलिंग पर। मैं मैं बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि आप डायरी फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर के लिए आप वैलिड रोड परमिट से कैटल आप ला सकता है, लेकिन बांग्लादेश तक या कोई भी स्टेट तक स्मगल करके आप गौ माता को लाने का आपका अधिकार नहीं होगा। अगर आप स्मगलिंग करता है गौ माता का 8 साल का आपका कैद बंदी होगा, जेल होगा। यह पहला प्रावधान है। दूसरा प्रावधान है कि मंदिर हो, सत्र हो, मोनास्ट्री हो, उनका 5 किलोमीटर रेडियस में आप गो मांस का सेल भी नहीं करेगा, कंज्यूम भी नहीं करेगा। तीसरा, जो भी गांव में प्रीडोमिनेंटली नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटी रहता है, वो गांव में हो, नगर में हो, शहर में हो, आप बीफ का कंज्यूम या बीफ का कारोबार आप नहीं कर पाएगा। चौथा, आप एग्रीकल्चर पर्पस में भी आप बीफ का कैटल का कोई आप मार्केट होगा या सेल खरीद होगा, वो इंटर डिस्ट्रिक्ट में विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ एक जिला में ही होगा। एक जिला से दूसरा जिला तक भी कैटल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। तो मेन जो हमारा एक्ट है, इसका मेन जो 4 पिलर है, यही 4 पिलर है। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई काउ स्लॉटर और बीफ बैन कई राज्यों में है, लेकिन ऐसी स्पेसिफिकेशंस किसी स्टेट में नहीं है कि मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में कंजम्पशन, सेल, परचेज कुछ नहीं होगा। तो अब लोग मजाक में कह रहे हैं कि अब हर 5 किलोमीटर में मंदिर खुलवा देंगे तो फिर बचेगा ही क्या? अच्छा होगा अगर कोई खुलता है तो मंदिर, भगवान के लिए कोई मंदिर होगा तो थोड़े ये खराब होगा। नहीं तो हर 5 किलोमीटर में खुल जाएगा। इसी कारण में अगर भगवान का मंदिर ज्यादा हो जाता है, नहीं मेरे लिए तो खुशी का बात है अगर हर 5 किलोमीटर में कोई हिंदू आके मंदिर बनाता है। सरकार तो नहीं बना सकता है, लेकिन कोई हिंदू अगर धर्म रक्षा के लिए 5 किलोमीटर में मंदिर बनाता है, अपना जमीन खरीद के, अपना पैसा लगा के, उसमें खराबी क्या है? तो फिर कंप्लीट बैन क्यों नहीं? जब आपकी इंटेंशन वही है तो फिर कंप्लीट बैन क्यों नहीं? तो आपको जो समझना चाहिए वो समझ लीजिए। मेरा इंटेंशन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं। नहीं हेमंता जी, क्योंकि कहा जा रहा है भाई इस्लामिक कंट्रीज में पोक बैन हो सकता है, तो इंडिया में गौ माता को पूजा जाता है, तो फिर ये कंप्लीट बैन क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपकी सलाह? जितना हो सकता है। देखिए मैं उस आर्गुमेंट में मैं नहीं जाता हूं, लेकिन इस समय मेरा लगा यही ठीक बिल है। इसमें धर्म का कोऑपरेशन बढ़ेगा, कम्युनल हार्मनी बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा, और हमारा कैबिनेट का विचार में इस समय यही अच्छा एक विधि है। आगे जाके फिर देखा जाएगा। और जो ऐसा बहुत देखा जा रहा है हेमंता जी कि असम एक तरीके से ना देश को राह दिखा रहा है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका मॉडल कॉपी हो रहा है शायद, मतलब लव जिहाद से लेकर जनसंख्या कानून तक, अब बीफ को लेकर आपके कानून से लेकर वो घुसपैठियों के खिलाफ जो आप कर रहे हैं उसको लेकर 2 बच्चे के अच्छे, ये रास्ता भी आप ही ने दिखाया। अब योगी की चर्चा यूपी में हो रही है, लेकिन शुरुआत तो आप ही ने की थी इसकी। असम में 2 बच्चे ही अच्छे नहीं। मैंने कुछ नहीं किया हूं। जो असम बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है,
या जो 2016 सन में बीजेपी का मैनिफेस्टो था, इसमें ये तमाम सारा बात का जिक्र किया गया था। 16 में वो मैनिफेस्टो माननीय अरुण जी ने रिलीज किया था, और अभी अभी चुनाव का मैनिफेस्टो मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने लोकार्पण किया था। तो जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है वही काम करने का मैं कोशिश कर रहा हूं, और ये मेरा एजेंडा नहीं है, ये बीजेपी का एजेंडा है। और लव जिहाद को भी आपने डिफाइन कर दिया है कि अगर हिंदू लड़का भी हिंदू लड़की से झांसा देकर शादी करता है वो भी लव जिहाद। देखिए मेरा व्यू कुछ अलग है। जब वोमेन एम्पावरमेंट के लिए हम काम करता हूं, माँ के लिए, बहन को लिए काम करता हूं, तो बहुत ज्यादा हम लोग को ये नहीं देखना चाहिए कि हम कोई एक रिलीजियन का माँ को ही रक्षणावेक्षण करूंगा, हिंदू लड़की को हम रक्षणावेक्षण नहीं करूंगा। आज जो टिपिकल जो लव जिहाद का कानून है, वो कानून का थ्रू से मुस्लिम माँ और बहन को प्रोटेक्शन मिलता है। मेरा मन ये है कि ना मुसलमान माँ और बहन को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, मेरा हिंदू माँ और बहन का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जो लव जिहाद का कानून है, जो प्रोटेक्शन और कानून मेरा मुसलमान माँ और बहन को दिया गया है, द सेम कानून, सेम प्रोटेक्शन मेरा हिंदू माँ और बहन को, जैन माँ और बहन को, सिख माँ और बहन को भी देना चाहिए। हिमंता जी, जितने भी फैसले अभी चर्चा हो रही है, चाहे लव जिहाद है, चाहे जनसंख्या कानून है, चाहे कैटल बिल है, चाहे CA/NRC, ये कहा जा रहा है कि ये इन तमाम चीजों को हार्ड हिंदुत्व से जोड़कर देखा जाता है, एंटी मुस्लिम, एंटी सेकुलर देखा जाता है सबको। देखिए नहीं, दो बात है। नहीं, देखिए, पहले मैं आपको विनीत निवेदन करूंगा, हमारा कोई सोच एंटी मुसलमान नहीं है, एंटी ईसाई नहीं है, लेकिन प्रो हिंदू हो सकता है। कारण मैं ये सिविलाइजेशन का साथ 5000 साल से जोड़ा हुआ हूं। एंड हिंदू इज अ सेकुलर वर्ड, हिंदू इज नॉट ए कम्युनल वर्ड। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि असम के 2011 के सेंसस के हिसाब से आप जानते हैं कि 34% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 27 में से 9 जिलों में इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है। तो पॉलिटिकली नुकसान आपको हो सकता है। नहीं, ये मुसलमान भाई का भी पूर्वज हिंदू ही था, तो इसीलिए हिंदू का बात बोलने से वो लोग खराब नहीं पाते हैं। हमारा असम में बहुत सारा मुसलमान भाई बहन है जो सरस्वती पूजा भी मानते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, और सत्र में तो जाना लगभग एक कल्चर था। तो आपकी मुलाकात तो ऐसा कोई बात नहीं। जो वोट नहीं देता है दूसरा कारण में, आप बोल लीजिए। जो वोट नहीं देता है वो दूसरा कारण के लिए वोट नहीं देता है। लेकिन कोई हिंदू का मंदिर का बात बोल रहा है, कोई गौ संरक्षण का बात बोलता है, इसके लिए वोट नहीं देता है, वो बात नहीं है। जिसको वोट नहीं देना है वो नहीं देता है, जिसको देना है वो देता है। नहीं, क्योंकि ये मैंने फिर से वही पूछ रहा हूं, लव जिहाद, जनसंख्या नियंत्रण, बीफ बैन, असम कैटल बिल, घुसपैठियों के खिलाफ कानून, डेमोग्राफी चेंज करने को लेकर CA/NRC, ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट दिखाई जाती हैं। नहीं, वो तो लेफ्ट एंड लिबरल ने बोल दिया कि ये आपका खिलाफ है, लेकिन आप कानून पढ़ेगा तो एक शब्द भी कोई मुसलमान भाई बहन का खिलाफ नहीं है। जो लव जिहाद जैसा कानून है उससे मुसलमान माँ और बहन को शक्ति मिलता है, दे गेट एम्पावर्ड। ठीक है मंता जी, ये तो उल्टा है, ये तो सशक्तिकरण है। आखिर में जाते जाते बस आपसे आपके दोस्त को लेकर कुछ पूछना चाह रहा था। आपके पुराने दोस्त, 7 साल पहले आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, तो एक वीडियो आपका बड़ा वायरल हुआ था। एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि आप मिलने गए थे, वो पिद्दी को बिस्किट खिला रहे थे और तमाम चीजें उसी प्लेट से बाकी कांग्रेस के नेता खा रहे थे। बहुत सर्च हुआ वो नहीं पूछूंगा, बस ये पूछूंगा 7 सालों में आपने बदलाव देखा? राहुल गांधी में कुछ इंप्रूवमेंट दिखी आपको? कुछ बदलाव दिखा नेतृत्व क्षमता के लिहाज से? देखिए, राहुल जी बदल जाने से मैं खुशी होता था, लेकिन राहुल जी का जो बदले हुआ चेहरा वो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। लेकिन हर इलेक्शन का पहले
लेफ्ट और लिबरल लोगों को दिखाई देता है नहीं 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 अभी राहुल जी चेंज हो गया है, फिर इलेक्शन का बाद वो चेंज वाला विचार खत्म हो जाता है। तो इसलिए मेरा लगता है कि लोग 50 साल का बाद लोग बदल नहीं सकता है, तो इसीलिए कोई राहुल जी बदलेगा ये सोचना छोड़ देना चाहिए। राहुल जी का एक ओरिजिनलिटी है और मेरा लगता है आगे भी ही विल मेंटेन दैट ओरिजिनलिटी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि खबर मिल रही है कि उनका प्रमोशन होने जा रहा है, उनको दल का नेता बनाया जा रहा है अधीर रंजन चौधरी की जगह। वो तो दल का मालिक है, नहीं वो तो दल का मालिक है। आज वो लीडर बने, कल सुपर लीडर बने, जो बने दल का, तो वो दल का मालिक है, वो तो पार्टी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला जी न्यूज़ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.